आज का टॉपिक है पॉरीफेरा पार्ट 2। इसमें हम एंडोस्केलेटन, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पॉरीफेरा के अंदर इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये जो आज का टॉपिक है इससे कम से कम 2 क्वेश्चन मान के चलिए आप, 2 या 3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। देखिए, एंडोस्केलेटन की बात करते हैं। सबसे पहले एंडोस्केलेटन पॉरीफेरा के अंदर 2 तरीके का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पार्ट दरअसल प्रोटीन पार्ट होता है, और प्रोटीन में भी 2 तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, कोलेजन और स्पॉन्जिन नाम के। कोलेजन और स्पॉन्जिन नाम के प्रोटीन। स्पॉन्जिन कोलेजन का ही जैसा दिखता है प्रोटीन, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि स्पॉन्जिन प्रोटीन में आयोडीन पाया जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। कोलेजन प्रोटीन वही प्रोटीन है जो जिसकी कमी से झुर्रियां आ जाती हैं। तो कोलेजन प्रोटीन सेल्स के स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल को टाइट रखता है। तो ये हर एनिमल्स के अंदर कोलेजन लगभग लगभग पाया जाता है। विटामिन सी जब शरीर में होता है तो कोलेजन प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस में वो मदद करता है। तो कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। स्पॉन्जिन भी उसी का जैसा दिखता है, बस आयोडीन एक छोटा सा आयोडीन का स्ट्रक्चर, आयोडीन उसमें पाया जाता है कोलेजन में, स्पॉन्जिन में। दूसरा इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो स्पिक्यूल्स का होता है। स्पिक्यूल्स कांटों की तरह, जैसे हमारे शरीर के अंदर स्केलेटन होता है, हड्डियां होती हैं, उसी तरीके से स्पॉन्जेस के अंदर छोटे छोटे कांटे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिनको स्पिक्यूल्स बोला जाता है। ये स्पिक्यूल्स या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे या सिलिका के बने होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे तो इनको कैलकेरियस बोल दिया जाएगा, और सिलिका के बने होंगे तो इनको सिलिशियस बोल दिया जाएगा। तो 2 तरीके के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि इसमें मेल और फीमेल सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल। ये मेल का सिंबल होता है, याद रखिएगा। ये मेल का सिंबल इसलिए होता है क्योंकि ये गोल जो है ये ढाल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो होता है ये स्पीयर को रिप्रेजेंट करता है, एरो को, भाले को। तो भाला और ढाल जो होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो होता है फीमेल का सिंबल, ये एक्चुअल में ऐसा होता है। पुराने जमाने में इस तरीके के शीशे होते थे पकड़ने वाले, तो नीचे से ये हैंडल होता था और यहाँ पर कांच होता था, शीशा होता था जिसमें दर्पण जिसको बोलते हैं। तो इस सिंबल को फीमेल के लिए यूज कर लिया गया है। तो मेल और फीमेल जहाँ पर सेक्सेस प्रेजेंट होंगे वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी देखिए, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं और मोनोइशियस होते हैं। हर्माफ्रोडाइट और मोनोइशियस बहुत से लोग एक ही मान के चलते हैं कि मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट बोल देना एक ही होता है। मैं थोड़ा सा आपको अंतर समझा देता हूँ हर्माफ्रोडाइट और मोनोइशियस में। प्लांट बॉटनी के केस में बेसिकली ज्यादा जरूरत होती है। इसमें बॉटनी के रिस्पेक्ट में आपको समझाता हूँ। जैसे ये एक फ्लावर है, ये क्या है? एक फ्लावर। इसमें मेल और फीमेल पार्ट, एंथर, पॉलन वगैरह जो भी होता है, वो दोनों अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। ऐसा स्ट्रक्चर हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। वरना जनरली फ्लावर क्या होते हैं, मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। जब दोनों फ्लावर अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एक अलग ब्रांच में प्रेजेंट होगा, एक अलग ब्रांच में प्रेजेंट होगा, तो ये कंडीशन मोनोइशियस कहलाती है। मोनोइशियस और हर्माफ्रोडाइट इसलिए एक मान लिए जाते हैं क्योंकि एक ही बॉडी के अंदर आपको दोनों मेल और फीमेल पार्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन किस तरीके से मिलता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब एक ही स्ट्रक्चर के अंदर दोनों मेल और फीमेल मिले तो हर्माफ्रोडाइट है। जब दो अलग अलग स्ट्रक्चर मिले लेकिन एक बड़ी बॉडी के अंदर पाए जाएं तो वो मोनोइशियस कंडीशन कहलाती है। तो पॉरीफेरा में भी ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मोनोइशियस होते हैं और बायसेक्सुअल होते हैं, याद रखिएगा। बायसेक्सुअल और मोनोइशियस या हर्माफ्रोडाइट एक ही चीज है। सेक्सेस आर सेपरेट। जहां पर सेक्सेस आर सेपरेट मतलब मेल की बॉडी अलग होगी, फीमेल की बॉडी अलग होगी, वहां पर वो सेक्सेस आर सेपरेट बोला जाता है। जहां पर ये नहीं होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो ये बात आपने याद रखनी है। बायसेक्सुअल में सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। बायसेक्सुअल उसको बोला जाता है जिसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं है, एक ही बॉडी के अंदर दोनों मेल और फीमेल पार्ट है। रिप्रोडक्शन नॉर्मल तरीके से होगा। इसमें स्पर्म और ओवा रिस्पॉन्सिबल होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा नॉर्मल तरीके से।
जैसे और एनिमल किंगडम में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब यह होता है कि ये अगर हमारे पास एक स्पॉन्ज है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से टूट के जमीन में गिर जाए, फ्रेगमेंट टूट के गिर जाए, आगे चल के वही एक बड़ा स्पॉन्ज बना दे, डेवलपमेंट कर जाए, तो इस तरीके का रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। बडिंग की बात करें, बडिंग में क्या होता है कि ये एक स्पॉन्ज हमारे पास है, यहाँ से इसमें एक बड निकलेगी, ये बड धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी और कुछ समय बाद ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट होने के बाद अपना एक अलग बॉडी बना देगी। तो इस तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग कहलाता है। तीसरा इसमें जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। जेम्यूल फॉर्मेशन बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जैसे बैक्टीरिया स्पोर्स बनाता है, वैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में ये हमारे जो स्पॉन्जेस होते हैं ये जेम्यूल फॉर्म करते हैं। जेम्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है थोड़ा समझ लीजिए। इंटरनल बड्स बोला जाता है, इसको एंडोजेनी भी बोला जाता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बीच वाली लेयर जो होती है स्पॉन्ज की बॉडी वॉल की, उसमें जो अमीबोसाइट्स होते हैं उसी का एक टाइप होता है आर्कियोसाइट्स, टोटीपोटेंट सेल्स। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट सेल्स क्या करते हैं, इस तरीके से जमा हो जाते हैं एक गोल घेरे के अंदर, एक गोल प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसके अंदर जमा हो जाते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर जेम्यूल कहलाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जेम्यूल यहाँ से अलग अलग चले जाते हैं और वो आगे चल के फुल ग्रोथ करके एक नया पॉरीफेरा या नया स्पॉन्ज की बॉडी बना देते हैं। तो ये जेम्यूल फॉर्मेशन है। इसमें यहाँ पर स्पिक्यूल्स भी होते हैं, कांटे भी होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, और फेवरेबल कंडीशन आने के बाद यही जेम्यूल आगे चल के एक पूरी बॉडी बनाते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास आया वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इन सिटू फर्टिलाइजेशन होगा और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। ये तीनों चीजें समझते हैं। जैसे हमारे पास एक स्पॉन्ज ये है, ठीक है। इस स्पॉन्ज में होता क्या है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। फीमेल पार्ट यहीं रहता है, जबकि मेल पार्ट यानी कि स्पर्म वो इस शरीर से बाहर निकल के आता है पानी में, और फिर उसको दूसरा कोई स्पॉन्ज होता है वो अपने अंदर लेता है शरीर से, और अपने अंदर के जो फीमेल पार्ट होता है यानी कि ओवा, उसको फर्टिलाइज करता है। तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब किसी एक हर्माफ्रोडाइट के मेल पार्ट ने किसी दूसरे हर्माफ्रोडाइट के फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज किया, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर ये अपना ही फर्टिलाइजेशन करता अपने ही फीमेल पार्ट का, तो उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा बहुत ही कम, ना के बराबर होता है, तो इसीलिए मोस्टली इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब क्या है ये भी समझिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है देखिए कि जनरली अगर आप फिशेज में देखें, मछलियां जो होती हैं, जो मेल मछली होती है वो स्पर्म पानी में रिलीज कर देती है, फीमेल मछली अपना ओवा पानी में रिलीज कर देती है, और ये फर्टिलाइजेशन स्पर्म ओवा का पानी के अंदर होके यहाँ पर जाइगोट बनता है। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्पर्म है वो बॉडी के अंदर घुस रहा है और अंदर जाके फर्टिलाइजेशन कर रहा है, इसीलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला गया है। पॉरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन सिटू फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन सिटू का मतलब क्या होता है कि जो जहां पर है वहीं पर, इन सिटू सिटिंग कंडीशन, यानी कि हमारे पास अगर ये एक स्पॉन्ज है, इसका एक फीमेल पार्ट होगा जो यहीं पर रहेगा, यहाँ से कहीं मूवमेंट नहीं करेगा। स्पर्म ही आएगा यहाँ पर इसके पास, इसको खोजता हुआ, और इसको यहीं पर फर्टिलाइजेशन करेगा। तो वहीं पर जाके फर्टिलाइजेशन करना जो जहां पर है उसको इन सिटू बोल दिया जाता है। तो इन सिटू, इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये तीन टर्म आप याद रखेंगे पॉरीफेरा के अंदर। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट देखिए, वैसे भी एनिमल किंगडम के अंदर डेवलपमेंट दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जब लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। ये बात याद रखिएगा। तो जहां जहां लार्वा स्टेज डेवलपमेंट के दौरान आपको देखने को मिलेगी वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। तो पॉरीफेरा में हमको लार्वा देखने को मिलता है, इसीलिए इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसका जो लार्वा होता है वो इस तरीके का दिखता है, इसकी पूरी बॉडी में इस तरीके से फ्लैजेला होते हैं जिनकी वजह से तैरता है, तो इसीलिए इसको फ्री स्विमिंग फ्लैजेला
फ्लैजिलेटेड लार्वा बोला गया है। ये लार्वा क्या होता है कि शरीर से जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद लार्वल स्टेज जब अचीव हो जाती है तो ये स्पॉन्ज का शरीर छोड़ के बाहर निकलता है और कहीं दूर जाके सेटल हो जाता है। वहां पर फिर ये ग्रोथ लेके एक नया स्पॉन्ज डेवलपमेंट मतलब नए स्पॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है इसका। अब ये लार्वा दो तरीके के होते हैं। अगर ये अंदर से खोखला है, हॉलो है, तो ऐसे लार्वा को एम्फीब्लास्टुला लार्वा बोलते हैं। और अगर ये अंदर से सॉलिड है, मतलब इसके अंदर सेल्स भरे हुए हैं ठसाठस, बिल्कुल कहीं स्पेस नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, तो इस तरीके के लार्वा को पैरेन्काइमुला लार्वा बोलते हैं। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा हॉलो लार्वा होता है, ये साइकन नाम की पॉरीफेरा में पाया जाता है। पैरेन्काइमुला जो लार्वा होता है वो वो सॉलिड लार्वा होता है और वो ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। तो हॉलो और सॉलिड, हॉलो लार्वा एम्फीब्लास्टुला, सॉलिड लार्वा पैरेन्काइमुला, याद रखिएगा, पक्का एक क्वेश्चन इससे आएगा। इसमें एक ओलिन्थेस स्टेज भी आती है। ओलिन्थेस स्टेज क्या आती है कि ये जब लार्वा तैरते तैरते सेटल कहीं पर होता है, सेटल के बाद ये थोड़ी बहुत ग्रोथ शो करता है, तो वो न्यूली ग्रोथ जो होती है उसी को ओलिन्थेस बोलते हैं। अर्ली ग्रोथ स्टेज ऑफ न्यूली सेटल्ड कैलकेरियस स्पॉन्ज। कैलकेरियस स्पॉन्ज जो होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स होते हैं, उसकी जो अर्ली ग्रोथ स्टेज होती है उसको ओलिन्थस बोला जाता है। तो इस टॉपिक में से कम 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला स्पिक्यूल्स को लेके पूछा जा सकता है, रिप्रोडक्शन को लेके पूछा जा सकता है, जेम्यूल को लेके पूछा जा सकता है, फर्टिलाइजेशन को लेके इन सिटू या क्रॉस या इंटरनल ये पूछा जा सकता है, और लार्वा से तो एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। थैंक यू।